नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है। यह हिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग अक्सर देखते हैं कि परीक्षाओं में हम लोग को क्वेश्चन मिल ही जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सभी परीक्षाओं में मिल जाएगा, चाहे वो सिविल की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर एसएससी हो या कोई भी आप एसआई ले लें, पुलिस ले लें, किसी भी लेवल की एग्जाम हो तो अक्सर हमको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। इसलिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें केवल उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या थी। तो अगर पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो कांग्रेस की शुरुआत होती कहां से है, तो कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई भारत में, जो 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद देखते हैं कि लोगों के विचारों में एक नई जागृति देखने को मिलती है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो क्रांति थी यह पूर्णतः सफल क्रांति नहीं थी, जबकि कुछ इतिहासकार इस घटना को क्या मानते हैं, तो केवल एक विद्रोह मानते हैं। एक क्षेत्रीय लोगों द्वारा, कुछ लिमिटेड एरिया के लोगों द्वारा किया गया विद्रोह की भी संज्ञा देते हैं। लेकिन यह विद्रोह हो या क्रांति, इससे डिस्कस करने पे से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये देखें कि इस घटना ने भारतीय पृष्ठभूमि पे क्या असर छोड़ा। अगर पृष्ठभूमि में देखें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक घटना घटती है। हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, यानी लोगों के अंदर अब राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, यानी राष्ट्रीयता की भावना के बीज अंकुरित होने लगे। और इस राष्ट्रीयता की भावना के जो अंकुरित होने का रीजन रहा, इस रीजन के कारण हम देखते हैं कि भारत में नई नई राजनीतिक संस्थाओं का उदय शुरू हो जाता है, यानी भारत में राजनीतिक संस्थाएं बनाई जाने लगती हैं। लेकिन जो ये प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई, इनका उद्देश्य नेशनल लेवल पे हम लोग को नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये देखा गया कि जो प्राइमरी लेवल पे जो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, ये केवल अपने क्षेत्रीय स्थानीय मामलों में ही उलझ के रह गए। ठीक है। हालांकि इसकी शुरुआत बंगाल से की जाती है और माना जाता है जो पहली पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक संस्था, एक राजनीतिक संस्था के रूप में कह सकते हैं। वो बनाते हैं कौन, तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को माना जाता है कि इन्होंने बंगाल में क्या किया, तो इन्होंने कहा जाता है कि बंगाल में जो आपकी राष्ट्रीयता की भावना और साथ साथ में जो पॉलिटिकल पार्टियों की स्थापना थी, उसके बीज का अंकुरण इन्होंने यहीं से प्राप्त किया था। अब आइए जो प्रारंभिक कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके विषय में जान लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन या पार्टियां बनाई गई, उसमें पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, या इसे हम जमींदारी सभा के नाम से बनाए भी जानते हैं, और ये 1838 में बनाई जाती है। कहा जाता है इसका मुख्यालय खोला गया कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और मेन फाउंडरों में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर के तौर पे मेन नाम किसका आता है, द्वारकानाथ टैगोर का आता है। लेकिन साथ साथ में इनके साथी कौन कौन थे, तो राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ऐसा माना जाता है कुछ ब्रिटिशर्स और भी इनके सहयोगी थे। और प्रसन्न कुमार ठाकुर को क्या किया गया था, तो कहा जाता है इसका सेक्रेटरी बनाया गया था। अब इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी जरूर थी, लेकिन इसका मुख्य जो उद्देश्य था, ठीक है, ये क्या था, तो जो बंगाल के लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनके हितों की रक्षा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा था, तो हम क्या बताएंगे, हमारा होगा आंसर लैंड होल्डर सोसाइटी। अगले पार्टी की तरफ चलते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई जाती है 1851 में। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कोलकाता में और इसके भी फाउंडर रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इस पार्टी की जो विशेषता रही वो ये रही कि भारत में राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली ये भारत में पहली संस्था थी, यही इसकी स्पेशलाइजेशन है। अगली जो इंपॉर्टेंट पार्टी बनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जाता है कब, 1866 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, लंदन में बनाया गया। और फाउंडर थे इसके दादा भाई
नौरोजी। कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन में रहकर, ठीक है, ब्रिटेन में रहकर और ब्रिटेन की जनता के बीच में जाकर भारतीय लोगों की बातों को रखना और उसके लिए क्या करना, तो एक जनमत तैयार करना और उस जनमत के माध्यम से क्या करना, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। इसके अलावा देखते हैं एक और पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये बनाई गई कब, 1870 में ये पार्टी बनाई जाती है। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में इसे फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर थे एमजी रानाडे, ठीक है, और गणेश वासुदेव जोशी, दो इसके बड़े फेमस लीडर रहे। कहा जाता है यह बंबई की प्रथम राजनैतिक संस्था थी, ठीक है, और 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बंबई एसोसिएशन के नाम से बनाया गया था, ठीक है। ये जो पूना सार्वजनिक सभा थी, ये तो आपका कहाँ बना था, महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित हुआ था। एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने इसे फाउंड किया था। लेकिन जो बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, 1852 में, और इसके फाउंडर कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अगली तरफ चलते हैं। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब यहां से हम लोग को जो कांग्रेस आती है उसके विषय में देखना है। अगर हम लोग कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अनेकों प्रकार के मत प्रचलित हैं, ठीक है। जैसे कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि जो कांग्रेस थी वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस को जो स्थापित किया गया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर 1857 की क्रांति जैसे कोई घटना अगर भारत में दोबारा घटे तो ऐसी दशा में क्या हो, तो कांग्रेस या कांग्रेस जैसी कोई ऐसी नेशनल पार्टी बनाई जाए जिसके माध्यम से क्या किया जाए, उस गुस्से को शांत कर दिया जाए। क्योंकि 1857 की घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तमाम रिपोर्टों में ये कहा गया था कि अगर इस प्रकार की दूसरी घटना भारत में घटी तो ऐसी दशा में शायद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे भारत छोड़ना पड़ सकता था। इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश कह लें या चाल कह लें, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसे एक सेफ्टी वॉल के रूप में यूज करना चाह रही थी। अब देखते हैं इसके फाउंडर। तो कहा जाता है कि जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ह्यूम कहा जाता है कि ये पेशे से एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर थे, आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। इन्होंने अपने पद से त्याग दिया था, ठीक है। त्यागपत्र देने के बाद कहा जाता है कि ये भारत की आज़ादी में जुड़ गए। इस बातों में थोड़ी सी सच्चाई में अभाव है, लेकिन जो भी हो, बट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हम लोग क्या मानते हैं, कांग्रेस का संस्थापक मानते हैं। कहा जाता है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से शिमला में मुलाकात की थी, और इसके साथ साथ कहा जाता है ये ब्रिटेन गए थे, और ब्रिटेन में जाकर इन्होंने क्या किया था, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट मेंबरों से भी मुलाकात की, रिपन ओपन इत्यादि से भी इनकी मुलाकात तो हुई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पे खड़ा हो जाता है कि आखिर में अगर भारतीयों के लिए एक पार्टी की स्थापना की आवश्यकता थी तो फिर वो ब्रिटेन क्यों गए, और 3 दिनों तक उनकी आखिर में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से क्या मीटिंग होती रही। फाइनली कहा जाता है कि जो कांग्रेस स्थापित होनी थी, इस कांग्रेस की स्थापना होती है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में मुंबई में एक जगह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालिया टैंक जो आपका स्थान है उसी के ग्राउंड में एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी में आपकी कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और कब की जाती है, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ही एक पॉलिटिकल पार्टी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी जिसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ को क्या किया गया, 28 दिसंबर
1885 को नाम बदल कर क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, जिस समय कांग्रेस स्थापित हुई उस समय कांग्रेस के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे आपके कांग्रेस के भारत के गवर्नर जनरल। जो कांग्रेस का प्रारंभिक स्थापना स्थान था, ये कैसा माना जाता है कि कांग्रेस जो आपका मीटिंग मुंबई में हुआ था, जहां पे मुंबई में आपके गोकुलदास में ये पार्टी जो फाउंड की गई थी, पहले इसका मीटिंग कहाँ होना था, तो कहा जाता है पुणे में होना था या पूना में होना था, लेकिन कहा जाता है वहां प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ, वहां पे मीटिंग नहीं हो पाई और फिर मीटिंग को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेस की स्थापना की जो घोषणा थी वो 5 दिसंबर 1885 को हिंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ये मद्रास से प्रकाशित होता था और यहीं से प्रकाशित किया गया था कि आपकी कांग्रेस फाउंड की जाएगी। ठीक है, और 28 दिसंबर आपके 1885 को कांग्रेस फाउंड कर दी गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में कहा जाता है कि जो मेनली आपके नाम आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, वी राघवाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे ही। जिस दिन कांग्रेस फाउंड की गई उस दिन कांग्रेस में टोटल 72 मेंबर उस ग्राउंड में मौजूद थे, यानी 72 लोगों की उपस्थिति में क्या किया गया था, कांग्रेस को फाउंड किया गया था। और इसके फाउंड करने के बाद वहीं पर इसका फर्स्ट सेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसी दिन जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है किसको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। माना जाता है 1885 से लेकर लगभग आपके 1906 ईस्वी तक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या रहे, तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पद पर बने रहे। ठीक है, कहा जाता है कि इस अधिवेशन में जो मेंबर्स है टोटल कितने हैं, 72 मेंबर्स में सबसे अधिक मेंबर किस स्टेट से आए थे, तो कहा जाता है मुंबई प्रोविजन से सबसे ज्यादा मेंबर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लगभग मेंबर्स के नंबर्स बताए जाते हैं कितने, 38, लगभग 38 सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए थे। लेकिन इन फाउंडरों में एक बड़ा चर्चित ही नाम था, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल से बिलोंग करते थे। कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में यानी प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसके बाद देखते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए कौन, दादा भाई नौरोजी, और यह अधिवेशन कब होता है, 1886 में। ठीक है, कहा जाता है इस अधिवेशन में कहा जाता है सबसे जो इंपॉर्टेंट काम यह हुआ कि जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों का क्या कर दिया गया, आपस में विलय कर दिया गया। और कहा जाता है इस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डफरिन था वो कोलकाता में ही था, और उसने कोलकाता में क्या किया, तो जितने कांग्रेस के मेंबर उपस्थित हुए थे उन सभी को लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, एक गार्डन पार्टी पे बुलाया था, एक भोज पे बुलाया था। लेकिन कहा जाता है कि इन सभी सदस्यों में सभी लोग तो गए थे, लेकिन कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे व्यक्ति थे जो लॉर्ड डफरिन के गार्डन पार्टी में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी इस द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और यह माना जाता है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम क्या थे, पारसी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या थे, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगला सेशन देखते हैं हम, तृतीय सेशन। जो थर्ड सेशन हुआ ये होता है कब, 1887 में। प्लेस कहां पे था, तो मद्रास में यह आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कहा जाता है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है,
इस अधिवेशन की यह भी खासियत रही कि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा क्या किया जाता है, सरकार की आलोचना की जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना की जाती है। क्योंकि शुरुआत से ही जो कांग्रेस स्थापित की गई शुरुआत में, वो बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट लेवल पे चल रही थी, वो गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रही थी। लेकिन तृतीय अधिवेशन के बाद कहा जाता है इसी अधिवेशन में पहली बार सरकार की आलोचना की गई, जिसके कारण कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरकार के बीच में मनमुटाव की शुरुआत हो जाती है। पहली बार इसी सेशन में यह अनाउंस किया गया कि कांग्रेस का सदस्य जो आम पब्लिक है वो कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करे या सदस्य बने। आम जनता को इनवाइट किया गया कि आप आइए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर बनिए। जब तमिल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सरकार का विरोध किया गया तो कहा जाता है कि इस सेशन के समाप्त होने के बाद वी राघवाचारी ने सरकार विरोधी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उसका नेतृत्व किया था। तो मोस्टली तमिल प्रदेश में जो गवर्नमेंट का विरोध चल रहा था आपके थर्ड सेशन के बाद, उसको लीड कौन कर रहे थे, वी राघवाचारी कर रहे थे। अगला देखते हैं, चौथा सेशन होता है कब, 1888 में। ये कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले के बारे में कहा जाता है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। किस सेशन के, तो चौथे सेशन के। सेशन कब हुआ था, तो 1888 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस सेशन की एक और खासियत रही कि इस सेशन में पहली बार लाला लाजपत राय हिस्सा लेते हैं और हिस्सा लेने के साथ साथ क्या करते हैं, अपना स्पीच ये किस में देते हैं, हिंदी भाषा में देते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। कहा जाता है कि इलाहाबाद सेशन का सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा विरोध किया गया था। विरोध करने का कारण कहा जाता है ये था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही थी और इनका ये मानना था कि इसमें सरकार से कोई सहयोग न लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा अधिवेशन जो आपका होता है फिफ्थ सेशन, ये होता है 1889 में, ठीक है। स्थान कहाँ था, मुंबई में होता है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न के बारे में कहा जाता है ये विलियम वेडरबर्न वही है जिन्होंने क्या किया है, तो कहा जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति यही हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, तो विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। और ये कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जो मुंबई में हुआ उसके अध्यक्ष भी बनाए गए। इस अधिवेशन की खासियत ये रही कि इस अधिवेशन में पहली बार क्या होता है, महिलाएं भी भाग लेती हैं। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं भी भाग लेती हैं, ये इस अधिवेशन की खासियत है। इसके बाद से देखते हैं 1890 ईस्वी में आपका कांग्रेस का छठा सेशन होता है और ये कहाँ पे होता है, तो ये कोलकाता में होता है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन की खासियत ये रही कि इस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला आपकी स्नातक कहाँ से, तो कहा जाता है आपके बंगाल से कादम्बनी गांगुली ने क्या किया था, इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी फैक्ट हैं, इनको जाने हम। जैसे 1891 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के नाम के साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। क्योंकि ये इसके पहले क्या कहलाती थी, इंडियन कांग्रेस कहलाती थी, लेकिन 1891 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़कर इसे क्या बना दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के 1893 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने क्या रखा, तो यह डिमांड रखी कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, वो कहाँ पे कराई जाए, इसकी एग्जाम भारत में भी कराए जाए, ठीक है। अब इसके बाद से देखते हैं 12वां अधिवेशन होता है 1896 में, 1896 में, और कहाँ पे होता है, कोलकाता में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रहीमतुल्ला शयानी, ठीक है। इस अधिवेशन की खासियत ये थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार क्या गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी,
ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और अधिवेशन नंबर क्या था, 12। ठीक है, आपके 12वें अधिवेशन में ये गाया गया था। एक नोट देखते हैं, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, क्या किया गया था, नेता विपक्ष या विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। इसके बाद से जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था वो था 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन होता है कब, 1906 में। कहां पे, कोलकाता में। इसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक शब्द का यूज किया और उस शब्द का नाम था स्वराज। यानी कांग्रेस पहली बार डिक्लेयर करती है कि अब उसे क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। क्योंकि अभी तक कहीं से भी कांग्रेस आजादी की बात नहीं कर रही थी। कांग्रेस क्या कर रही थी, केवल आपके अधिकारों की बात कर रही थी कि मुझे अधिकार चाहिए। लेकिन अब क्या कर रही है, अब कांग्रेस आपके स्वराज की बात कर रही है कि अब मुझे स्वतंत्रता चाहिए। अगली तरफ बढ़ते हैं। 23वां सेशन होता है 1907 में। कहां पे, सूरत। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये सूरत अधिवेशन, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ, तो किस नदी के किनारे, याद रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था यह अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस पहली बार क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। कौन सा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। कहा जाता है जो गरम दल था, उस गरम दल को लीड करने का मेन काम कौन कर रहे थे, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसके बाद आपके 1908 में कांग्रेस का क्या होता है, आपका 24वां अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में क्या किया जाता है, ये डिसीजन लिया जाता है कि जो गरम दल के लोग हैं उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया जाए, और गरम दल वाले के जो भी लीडर थे आपके, उन्हें क्या किया जाता है, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद से अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपका 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन होता है कब, 1911 में। कहां पे, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दर। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस अधिवेशन के कांग्रेस में पहली बार क्या किया जाता है, जनगण मन गाया जाता है। और इस अधिवेशन में जनगण मन गाए जाने के बाद से कहा जाता है कि इसके बाद से क्या होता है कि कांग्रेस में थोड़ी सी कंटिन्यूटी बन जाती है जनगण मन गाए जाने की। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है जो जनगण मन किसने लिखा है, तो जनगण मन के बारे में कहा जाता है इसको लिखने वाले कौन थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा है। एक चीज और याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है कि उन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक बंगाल का, ठीक है, सॉरी बंगाल कह रहा हूं मैं, बांग्लादेश का, जिसका नाम क्या है, तो उसका जो राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और एक भारत का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है जिसका नाम क्या है, जनगण मन। ठीक है, ये दोनों के दोनों सॉन्ग किसने लिखा है, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला फैक्ट देखते हैं, 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि 1904, मैंने बताया पहले आपको कि 1906 में ईओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जो 1912 का बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया गया मरणोपरांत, मरने के बाद। ठीक है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन होता है 1916 में। इस कहां पे होता है, तो ये कहा जाता है यह अधिवेशन होता है लखनऊ में। इस अधिवेशन की बड़ा ही इंपॉर्टेंस और बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट से इस अधिवेशन से क्वेश्चन बनता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार।
कहा जाता है कि इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कहा जाता है यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट अधिवेशन था, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन था। और यह संयुक्त अधिवेशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और इसी भूमिका के कारण कहा जाता है, इन्हीं दोनों के प्रयासों से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते की खासियत ये थी कि कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी किसका? पृथक निर्वाचन का, जो 1909 के एक्ट में मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, उसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन लखनऊ पैक्ट में क्या होता है? कांग्रेस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन अधिकार को क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है। और माना जाता है एक तरह से कांग्रेस ने भी क्या किया? स्वीकार कर लिया कि हम सांप्रदायिकता को मान रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। 1917 में आपका क्या होता है? कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहाँ पे अध्यक्ष बनाई जाती हैं एनी बेसेंट, क्योंकि 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए थे उससे क्या होता है? एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी और साथ साथ में एनी बेसेंट क्या हो चुकी थी? तो कहा जाता है कांग्रेस में काफी प्रभावशाली नेता के रूप में जानी जाने लगी थी, जिसका प्रभाव ये रहा कि 1917 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं 1923 में पहली बार मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए, यानी मौलाना आजाद 1923 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन यह विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। बट अध्यक्ष बनाए गए थे तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम उम्र में या सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन थे? मौलाना आजाद। कब पहली बार बनाए गए? 1923 में। इसके बाद ये दूसरी बार भी बनाए जाएंगे। ये सबसे लंबे टाइम तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि 1941 से लेकर लगभग 1945 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे? मौलाना आजाद रहे थे, ठीक है। गांधी जी अपने पूरी लाइफ में केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और वो कब रहे? 1924 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम में यह अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस और इसके अध्यक्ष कौन बने? आपके गांधी जी बने हुए थे। कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन होता है वो होता है 1925 में, और यह अधिवेशन कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है। और कानपुर में इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई जाती हैं कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन की खासियत यह थी कि इस अधिवेशन में पहली बार श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो हमारा क्या है? झंडा गीत है, ये पहली बार किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 40वें अधिवेशन कानपुर 1925 में क्या किया गया था? गाया गया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अब देखते हैं कांग्रेस का 44वां अधिवेशन होता है कब? 1929। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है? लाहौर में। ये भी पूछा गया है लाहौर किस नदी के, या यह अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ? तो कहा जाता है रावी नदी के किनारे हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की 3 इंपॉर्टेंस रही, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस रही कि कांग्रेस अभी तक तो स्वराज मांग रही थी, अब कह रही थी पूर्ण स्वराज, यानी भारत को क्या किया जाए? पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसी अधिवेशन में पहली बार क्या किया जाता है? तो रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया जाता है। पहली बार तिरंगे का कॉन्सेप्ट आता है। साथ साथ में क्या किया जाता है? तो कहा जाता है इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि वो प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को क्या मनाएगी? स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाएगी। इसी दिन का वैल्यू रखने के लिए कहा जाता है कि जब आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन चूंकि हम लोगों ने 1929 में ही डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे, तो हर साल की 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए उस डेट की वैल्यू को रखने के लिए हमने क्या किया, हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस तिथि की वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमने संविधान पूरी तरह से लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को किया। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक है। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ। यह किसी गांव में हुआ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। कहा जाता है फैजपुर अधिवेशन आपकी कांग्रेस का किसी गांव में हुआ प्रथम अधिवेशन था। और कहा जाता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके पीछे स्टोरी ये भी दी जाती है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में पहुंचे थे तो काफी अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि वहां पे आग लग गया था। ठीक है। कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगले फैक्ट कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आजाद। मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। 1942 में, क्योंकि 41 में मौलाना आजाद आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कहा जाता है इसकी भारत की जब आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो 1948 में जयपुर में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो 1948 जयपुर में हुआ था। और कहा जाता है कि जब कांग्रेस आपकी गांधी जी का विचार था कि जब हमें आज़ादी मिल जाए तो आज़ादी मिलने के बाद क्या करना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताया है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। अब इस वीडियो के बाद मैं क्या करूंगा कि आपके कांग्रेस से रिलेटेड 25 आपके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसका एक वीडियो लॉन्च करूंगा। ठीक है। वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू।